तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक इंटरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास रेड अप क्वार्क है, वो ब्लू क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसको रिएक्शन को कैसे ध्यान देंगे ये सुनना। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक ग्लूओन निकल रहा है, और ग्लूओन का जो पाथ होता है वो इस तरीके का हेलिकल पाथ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास डाउन ब्लू क्वार्क है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, डाउन कौन से में होगा ये यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं। आर बी बार, तो बी बार से कैंसिल, रेड क्वार्क में ये रेड कलर क्वांटम नंबर होगा इसका। एनीवे, तो देखो इसमें हो क्या रहा है इस रिएक्ट, ये बेसिकली फिनेमान डायग्राम है जो तुम लोगों ने क्यूईडी में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ये रेड अप क्वार्क अपनी रेडनेस इमिट करके और एंटी ब्लूनेस इमिट करके अप ब्लू क्वार्क में, ब्लू अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रही बात? यानी रेडनेस इमिट कर दी और एंटी ब्लूनेस इमिट कर दी, तो ब्लूनेस इसके पास आ गई। ओके, तो अप रेड क्वार्क कन्वर्ट इनटू अप ब्लू क्वार्क बाय इमिटिंग इट्स रेडनेस एंड एंटी ब्लूनेस। समझ आ रही बात? और ये जो ब्लूने, ये क्या है, आर बी बार ग्लूओन। ठीक, तो अब क्या होगा, इस रेड बी बार ग्लूओन है, इसको डाउन बी क्वार्क अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करने के बाद ब्लू से बी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बनेगा, रेड डाउन क्वार्क बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, रेड अप क्वार्क, किस तरीके से ये इंटरेक्शन हो रहा है उसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है। रेड अप क्वार्क कन्वर्ट इनटू ब्लू अप क्वार्क by emitting its redness and anti blueness. Okay, on the other hand, the down blue quark absorb this gluon, Rb bar, absorb this gluon and convert into down red quark. So on the other hand, blue down quark absorb this ग्लूओन, कौन सा ग्लूओन है, आर बी बार, एंड कन्वर्ट्स इनटू रेड डाउन क्वार्क। तो बेसिकली ये क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट पार्टिकल क्या है, आर बी बार ग्लूओन। ओके, आर बी बार ग्लूओन, यस। तो ये तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें कि ये जो ग्लूओन्स हैं वो क्या है, कलर्ड पार्टिकल है, और कलर पार्टिकल होने की वजह से अब चूंकि कलर चार्ज है इन पे, तो कलर चार्ज इन ग्लूओन्स के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, क्योंकि कलर चार्ज इंटरेक्शन होता है। तो कलर चार्ज इंटरेक्शन इन
कि कौन फॉलो करेंगे, ये ग्लूऑन फॉलो करेंगे। और ग्लूऑन कलर चार्ज इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होगा वो भी एक्सचेंज टाइप का इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन में जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं ग्लू बॉल्स। क्या बोलते हैं? ग्लू बॉल्स। तो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे पास क्या है? ग्लू बॉल्स। इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंस gluons are color particles, hence there must be interaction between them. This interaction is mediated by intermediate particle, exchange particle, named as ग्लू बॉल्स। और ये क्या है? बोजोन। एक्सचेंज पार्टिकल जितने भी होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? बोजोन पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन के बारे में था। और ग्लूऑन्स के बीच में ग्लूऑन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो क्या होंगे? ग्लू बॉल्स होंगे। क्योंकि एक्सचेंज पार्टिकल किसी भी इंटरेक्शन में होता है। हमने फंडामेंटल इंटरेक्शन पढ़े, उनमें भी एक्सचेंज पार्टिकल है। यहाँ पे भी क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन भी। तो इंटरेक्शन होगा ग्लूऑन्स के बीच में, वो किस टाइप का होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ये भी ध्यान रहे। ठीक है ना। इविडेंस अबाउट, अब इविडेंस देखते हैं क्वार्क्स के कौन कौन से इविडेंसेज है अपने पास। इविडेंसेज अबाउट क्वार्क्स। तो बेसिकली क्वार्क्स के कोई डायरेक्ट इविडेंस नहीं मिले कि क्वार्क्स जो हेड्रॉन्स है वो क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस जरूर है। कौन कौन से एविडेंस है? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करवाए जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की स्केटरिंग कराई जाए, डीप इन इलास्टिक स्केटरिंग उसको बोलेंगे। डीप का मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कि वो इस प्रोटॉन की साइज के कंपेरेबल हो जाए, तभी वो उसको एनालाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए जो वेवलेंथ को, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कम करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, द ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये जो p है तुम्हारे पास, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, और इस p को तुम जितना ज़्यादा कर दोगे, यानी एनर्जी इसकी एक तरीके से इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की बहुत ज़्यादा कर देंगे तो लैम्डा को उतना ही कम किया जा सकता है। तो अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एनालाइज करना है तो ऐसे पार्टिकल की बीम तुम्हें बनानी पड़ेगी जो इन पार्टिकल्स के साइज, जिन ऐसे पार्टिकल की बीम
और पार्टिकल की बीम यानी वेव, तो वेव तुम्हारे पास वो बीम शो करे, वेव नेचर शो करेगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो जिस पार्टिकल को तुम्हें एनालाइज करना है उसकी साइज के कंपेरेबल होना चाहिए। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम तुम्हें इंसिडेंट करवानी पड़ेगी अगर तुम्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एनालाइज करना है। तो जो डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम से करवाई गई, तो वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 स्कैटरिंग सेंटर्स पाए गए। तो 3 स्कैटरिंग सेंटर्स पाए गए। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एविडेंस है किसका, कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है, इनका अंदर कुछ है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल्स। तो ये डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग से एक कंफर्मेशन तुम्हें मिलता है। दूसरा एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, अबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो कैसे अबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे, चूंकि मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होता है, चार्ज पार्टिकल का होता है। अगर चार्ज जीरो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो। लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट से जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर मेजर करें एक्सपेरिमेंट से, बेसिकली जो मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर किया जाता है किसी भी पार्टिकल का, तो हम क्या करते हैं, सेटअप जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट का कंपोनेंट कैलकुलेट किया जाता है। वो हम देखेंगे ड्यूटेरॉन जब पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब देखेंगे किस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर किया गया थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आना चाहिए, न्यूट्रॉन का जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, अगर वो ऑर्बिटल मोशन करता है तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हमने कैलकुलेट किया है। एटॉमिक फिजिक्स में हमने देखा है किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, अगर वो स्पिन करता है, स्पिन अपनी एक्सिस के अराउंड, तो स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, और वो अगर अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा तो उसकी वजह से इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। चार्ज स्पिन कर रहा है तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसी तरीके से अगर प्रोटॉन की बात करें, तो जो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं जी फैक्टर। अगर तुम्हें रिलेशन याद है तो हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, किसके बीच में, एंगुलर मोमेंटम और म्यू एल के बीच में, और एस एंड म्यू एस के बीच में। तो जो रिलेशन आता है उसमें जी फैक्टर आता है, और वो जो जी फैक्टर है, जी एल ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम की वजह से, और जी एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, यहाँ पे ये जी फैक्टर आता है, जिसको हम जी एल और जी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्टिव है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी जे से, जी जे से, जिसको लांडे स्प्लिटिंग फैक्टर हम बोलते हैं। एनीवे, हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग अगर हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं आना चाहिए, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, जीरो। तो और ऐसा होता भी है, अगर न्यूट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करे तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, जीरो, क्योंकि हम कहेंगे कि जीरो चार्ज मोशन में है। ठीक है, तो जी एल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। जी एल की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, जी जे, जी एस और जी एल। तो जी एल की वैल्यू, एल क्या, ऑर्बिटल मोशन की वजह से एल जी एल आएगा, और स्पिन मोशन की वजह से जी एस। ओके, और इनका कंबाइन करेंगे तो जी जे। एनीवे,
तो Gl की वैल्यू कितनी, अब इलेक्ट्रॉन के लिए Gl की वैल्यू आती है 1, ये हमने देखा, और इलेक्ट्रॉन के लिए Gs की वैल्यू कितनी आती है 2, ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर Gl और Gs की वैल्यू कुछ होगी तभी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर हम यही बात करें किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए Gl की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो उसके लिए Gl की वैल्यू आई थी 1। ऐसे ही इसके लिए Gl की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए 0, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है 0 चार्ज है। ओके, अब अगर हम बात करें Gs की, तो Gs की वैल्यू, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उसके लिए Gs की वैल्यू 2.0025 आती है, लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा प्रिसिशन में नहीं जाए तो हम जनरली लिख देते हैं Gs इज इक्वल टू 2। तो वो चार्ज अगर स्पिन की वजह से, अगर हम देखें स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी स्पिन की वजह से, तब हम कहेंगे कि Gs की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए Gs की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि इस पर भी चार्ज 0 है। लेकिन Gs की वैल्यू 0 नहीं आती, इसकी कुछ ना कुछ कोई वैल्यू आती है, वो वैल्यू कितनी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे। बट Gs इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर न्यूट्रॉन। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन इज ए स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल, ये 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ है। टोटल चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 है, लेकिन अंदर में चार्ज 0 नहीं है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हालांकि टोटल चार्ज कितना है 0, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज देयर इनसाइड द न्यूट्रॉन। तो उसी की वजह से इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है। समझ आ रही बात। अब अगर हम बात करें कि इसकी एक थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से Gl की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अगर प्लस E चार्ज घूम रहा है माइनस E चार्ज घूम रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से Gl की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि चार्ज इस पर भी इतना उस पर भी इतना, केवल साइन का फर्क है। अब अगर हम बात करें Gs की वैल्यू, तो Gs की वैल्यू जो प्रोटॉन की है और इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन की Gs की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 2, लेकिन प्रोटॉन के लिए Gs की वैल्यू 2 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, उस पर चार्ज है और स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, तो उसके लिए Gs की वैल्यू 2 मिल गई थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रोटॉन के लिए Gs की वैल्यू 2 नहीं आती। समझ आ रही बात। तो 2 नहीं आती तो कितनी, अदर देन 2 यानी 5 पॉइंट समथिंग आता है। तो वो वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि इसका रीजन भी यही है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और टोटल चार्ज 0 भी नहीं है। तो यहाँ पे तो, लेकिन अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो उसकी Gs वैल्यू अलग होती, 2 नहीं आती, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, तो इसलिए उसकी Gs वैल्यू 2 आ गई एक्सपेरिमेंट से। और क्यों इसकी प्रोटॉन की Gs की वैल्यू 2 क्यों नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। किस फॉर्म में, क्वार्क्स की फॉर्म में। तो ये अबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने तुम्हें बताया, अबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट किस में पाया गया, न्यूक्लियॉन्स में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो ये किस वजह से हुआ, ये किसको दर्शाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क्स इनसाइड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग। पहले लिख लेंगे कि कोई हमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, नो डायरेक्ट एविडेंस, but some indirect evidences are there
इसमें पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, डीप इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ हाई एनर्जेटिक electrons with proton and neutrons gives 3 scattering centers that implies proton and neutrons are structured particle. ओके, तब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल है और वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। दूसरा एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, अब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हेड्रॉन्स shows existence of quarks inside them means hadrons। ओके, इसके बाद तीसरा एविडेंस और लिख सकते हो कि जो हेड्रॉन्स का SU3 सिमेट्री क्लासिफिकेशन है वो क्वार्क मॉडल के बेसिस पे ही समझाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। तो द SU3 सिमेट्री क्लासिफिकेशन of hadrons can be explained on the basis of quark model। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं किस में, हेड्रॉन्स में। एनीवे, इसके बाद अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक है ग्रांड यूनिफाई थ्योरी। यूनिफिकेशन ऑफ 4 इंटरेक्शन। तो बेसिकली जो पार्टिकल फिजिसिस्ट है उनका एक ड्रीम है कि ये जितने भी इंटरेक्शन हैं उनको यूनिफाई कर दिया जाए। यूनिफाई करने का मतलब क्या है, बेसिकली ये यूनिफाई थे। इनिशियली जब मैंने तुम्हें बताया था बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर नहीं था, क्या था, एनर्जी ही एनर्जी थी। और ये कब था, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो एग्जिस्टेंस में आए जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उन पार्टिकल्स के बीच में कोई एक टाइप का इंटरेक्शन था। समझ में आ रही बात। और उस इंटरेक्शन को फॉलो करके वो स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल में बदले
और स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल फिर दूसरे टाइप का इंटरेक्शन आया। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता गया वैसे वैसे ही ये इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शंस है वो पिक्चर में आए, ऐसा कहें। और आज तक हम देखते हैं कि 4 टाइप के इंटरेक्शन है। समझ आ रही बात? तो जैसे जैसे अगर हम हायर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन कंबाइन होते जाएंगे। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रिक या फिर यूं कहे कि कंबाइन किया किसको, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन को यूनिफाई कर दिया। पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शन अलग अलग थे, लेकिन मैक्सवेल ने उनको यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन उसका नाम दे दिया। ठीक है, अब हायर टेम्परेचर पे आगे गए तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम वेनबर्ग और अबुल सलेम। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन को यूनिफाई किया और इस इंटरेक्शन को कॉमनली नाम दिया इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन, जिसके लिए उनको 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, तो इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन उसका नाम दिया। अब जो थ्योरी जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, इस थ्योरी के करस्पॉन्डिंग ये थ्योरी जो डिस्कस की जा रही है इसमें क्या कोशिश की जा रही है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रो वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कंबाइन होके कॉमन इंटरेक्शन बनेगा। लेकिन ये कब होगा? जब हायर टेम्परेचर हो जाएगा तब। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो केवल और केवल हम उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिस टेम्परेचर पे केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे, और उस टेम्परेचर पे केवल एक ही इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन में उस इंटरेक्शन के करस्पॉन्डिंग इस इंटरेक्शन को फॉलो करके ये पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलके मास मैटर पार्टिकल्स में बदले या फिर यूं कहे स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल्स में बदले, और फिर उनके बाद में टेम्परेचर और डाउन हुआ, फिर दूसरा इंटरेक्शन आया, उस इंटरेक्शन को फॉलो करके ये एटम बने। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से ये अपना इस तरीके से बनते बनते यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये कहानी तुम्हारे पास है। तो अगर हम हायर टेम्परेचर की बात करें तब इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कंबाइन हो जाएंगे। ये स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार हम बात कर रहे हैं, किस थ्योरी के अनुसार? ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी के अनुसार। और अगर ऐसा हो गया तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा? उस टेम्परेचर पे जो स्टैंडर्ड मॉडल बनेगा और जो एविडेंसेस होंगे वो क्या क्या होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ 4 इंटरेक्शन, इसमें हम लिखेंगे देयर हैव बीन a dream of particle physicist to unify the 4 interactions. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? मैक्सवेल यूनिफाई द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन टू ए कॉमन इंटरेक्शन named as electromagnetic interaction. इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कौन कौन? अबुल सलेम, एंड वेनबर्ग unify the electromagnetic and weak interaction
which is known as electroweak interaction। ओके, और इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था 1979 में इनको क्या मिला था, नोबेल। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन को अगर कंबाइन कर दिया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ, तो सारे के सारे इंटरेक्शन जो थे उसको एक कंबाइन इंटरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और ये पॉसिबिलिटी कब है, जब हम हायर टेम्परेचर पे बात करें, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, GUT, ठीक है। तो द थ्योरी which try to unify all four इंटरेक्शंस, चारों इंटरेक्शन को अगर यूनिफाई कर दें, ऐसी थ्योरी जो चल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी। ओके, तो इस ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी के करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, SU5 सिमेट्री को फॉलो करेंगे। तो इसमें तुम लिख सकते हो, इट इज सपोज दैट, इट इज सपोज that SU5 symmetry operation, SU5 symmetry operation will be involved in this case। यहाँ पे अगर चारों इंटरेक्शन इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे तो symmetry will be involved। ठीक है, तो इसके एविडेंस जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे, अगर ऐसा हो गया वो तो उस हायर टेम्परेचर पे होगा क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अगर हम देखें तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो उस केस में अगर ऐसा हो गया तो प्रोटॉन और लेप्टॉन वो अलग अलग एंटिटी नहीं होंगी, अलग अलग कैटेगरी में नहीं होंगे, वो एक ही लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में सेम टाइप का फोर्स लगेगा, एक ही इंटरेक्शन लगेगा। ठीक है ना, तो उस केस में जो हेड्रॉन्स है और वो लेप्टॉन्स है, हेड्रॉन्स में तुम्हारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वार्क्स, उनके बीच में कोई कैटेगराइजेशन नहीं होंगे, वो इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप का इंटरेक्शन फॉलो करेंगे सारे के सारे पार्टिकल। दूसरा क्या होगा कि उस केस में बहुत ही मासिव मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, और मासिव मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम पे जब ऐसा हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो प्रोटॉन उस टेम्परेचर पे स्टेबल पार्टिकल नहीं रह जाएगा। प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोटॉन का डीके अगर होना है तो मेसॉन्स में या लेप्टॉन्स में हो सकेगा, लेकिन अगर वहाँ पे केवल एक ही इंटरेक्शन है, एक ही टाइप का इंटरेक्शन है, तो वो पार्टिकल उस इंटरेक्शन को फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो प्रोटॉन
इन पार्टिकल्स में, लेप्टॉन्स में डीके उसका हो सकता है। तो प्रोटॉन उस केस में क्या होगा, स्टेबल पार्टिकल नहीं रहेगा। और लास्ट कॉन्सिक्वेंस, एक और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ फिर यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ नहीं रह जाएगा। समझ आ रही बात, क्योंकि प्रोटॉन का कन्वर्जन लेप्टॉन्स में हो जा रहा है, पॉसिबल हो जाएगा उस टाइम पे, उस हायर टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे नहीं जहाँ पे अब हम लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि प्रोटॉन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा और बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ उस टाइम पे यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उसको हम यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ की कैटेगरी से हटा देंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस को लिख लो। तो नो एनी रिस्ट्रिक्शन between for conservation between leptons and quarks, इनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंजर्वेशन लॉ की रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाएगी। दूसरा पॉइंट, वेरी massive magnetic monopole will exist, ओके। तीसरा पॉइंट, प्रोटॉन will not be stable particle at that temperature, और लास्ट कॉन्सिक्वेंस बताया था बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ विल नॉट बी यूनिवर्सल कंजर्वेशन लो, ओके। और ये कहाँ कब है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये तुम्हारे पास ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी के कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर साइंटिस्ट इनको कंबाइन करने में सक्षम होते हैं, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी के करस्पॉन्डिंग अगर इनको सफलता मिलती है तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो जो स्टैंडर्ड मॉडल बनेगा वो मॉडल कैसा होगा उसको डिस्कस कर लें। तो इस मॉडल में जो क्वार्क्स है और लेप्टॉन्स है उनको इक्वल फुटिंग पे रखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यूनिफाई कर दिया सभी को तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर उनके लिए बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टैंडर्ड मॉडल अगर हम बनाएं इसका, ये स्टैंडर्ड मॉडल की बात मैं कब कर रहा हूँ, जब सारे के सारे इंटरेक्शन कंबाइन हो जाए, यूनिफाइड हो जाए, केवल एक टाइप का इंटरेक्शन, फंडामेंटल इंटरेक्शन बचे, तब स्टैंडर्ड मॉडल जो बनेगा उसमें क्या होगा, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स फाइंड द प्लेस इन दिस मॉडल। इस मॉडल में क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को प्लेस मिलेगा। तो तुम्हारे पास लेप्टॉन्स कितने हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो,
म्यूऑन, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ ऑन, टाउ न्यूट्रिनो। और इनके एंटी पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू प्लस, न्यू म्यू बार, टाउ प्लस, न्यू टाउ